हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 29 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, और मोशन में आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट इन मोशन एंड हाउ डिस्टेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। मतलब मोशन में रेफरेंस पॉइंट की क्या इम्पोर्टेंस है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज होना चाहिए। अब आसपास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, चेंज ऑफ सीजन होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो मूवमेंट में है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। इसी तरह से हमें कैसे पता चलता है कि हवा जो है वो हवा में मोशन होती है? इसलिए पता चलता है। क्यों? क्योंकि पत्ते हिलते हैं, कपड़े अगर टंगे हुए हैं तो वो हिलते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हवा में मोशन होती है। मोशन में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए इसका रेफरेंस पॉइंट का यूज़ किया जाता है, जिसे कि ओरिजिन भी कहते हैं, यानी कि जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए और ये बी तक पहुँचती है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है। यहाँ से ए से इसने चलना शुरू किया और ये बी तक पहुँचा, तो इसको ए को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, है ना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, सबसे पहले कहाँ से उसने मूवमेंट करना शुरू किया, उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसको ओरिजिन भी कहते हैं। इसको ओरिजिन भी कहा जाता है। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। फिर जैसे कि ए है और यहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ बी तक आया है। कोई भी वस्तु का हम ले लें एग्जाम्पल, तो ये ए हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। वी नो दैट लीनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। हम सभी जानते हैं कि जो लीनियर मोशन होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है। लीनियर मतलब लाइन में, है ना। लाइन से लीनियर बना है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ चल रही है तो इसको लीनियर मोशन कहेंगे, और ये सबसे सिंपल टाइप की मोशन होती है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। यही बात मैंने भी बताई कि किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के लिए हमें ओरिजिन पॉइंट बताना पड़ेगा। जैसे हमारा ये ओरिजिन हो गया, है ना। रेफरल पॉइंट कहें या ओरिजिन कहें, तो हम ये बताएंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ तक पहुँचती है। तो ये पॉइंट जो हो गया आपका वो ओरिजिन हुआ। इसी को रेफरल पॉइंट कहते हैं, जैसे कि ऊपर हमने बताया। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो यही बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। अब कोई चीज़ यहाँ थी और यहाँ से फिर वो यहाँ आ गई, यानी मान लो ए पॉइंट पर थी और बी पर आ गई, तो ये ओरिजिन जो है यही बता रहा है कि ये अब यहाँ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ आ चुकी है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ का यहीं है, यहाँ से वो आगे कहीं नहीं गया, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। Whenever an object moves from its reference point, it covers a distance in a time interval. और जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई भी चीज़ जब रेफरेंस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ेगी तो वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, है ना। यहाँ से आगे बढ़ी, रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ेगी टाइम इंटरवल में। जैसे टाइम बीतता जाएगा वो आगे को बढ़ती जाएगी। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ये जो इतनी दूरी इसने तय की तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। यानी कि जो उसका पाथ था, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ था, उसकी जो लेंथ थी, है ना, पाथ की जो लेंथ थी, रास्ते की जो लंबाई थी, जो लेंथ थी एक्चुअल पाथ, वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहलाता है।
इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है तो हम मान लो ये बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, पूरी की है। इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं आता कि वो नॉर्थ की ओर गया या साउथ की ओर गया या ईस्ट की ओर गया। तो वो डिस्टेंस की ही खूबी है, यही पहचान है कि डिस्टेंस जो है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता कि वो ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गया है, यानी वो 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने पूरा किया है। इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ कर रहिए कि स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। सिर्फ 5 किलोमीटर तो आपको पता चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ये पता नहीं चल रहा है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कैन नॉट बी जीरो, ये भी समझना है कि हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इधर को जा रही है तो ये पॉजिटिव ही है और जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसने डिस्टेंस को तय किया है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसकी डिस्टेंस, बीच की जो दूरी है, बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो तो नहीं होगी। एज पर SI सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, और SI यूनिट में इसको मीटर में मेज़र किया जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। अभी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मान लो P से Q की ओर एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है और बीच में ये रुका भी है मान लो, तो यहाँ से इसने इतनी दूरी पहले तय की, फिर यहाँ से इतनी दूरी की, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक जो भी बीच की डिस्टेंस होगी वो टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ से P से ये फाइनल पॉइंट Q पर पहुँची है, तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। इसको टोटल डिस्टेंस कहेंगे। Whereas the shortest distance between the initial, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, टू द फाइनल पॉइंट पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वही होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ही जाना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को नापा जाता है, यानी कि सबसे छोटी दूरी है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी इस एग्जांपल से समझेंगे हम। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब हो गया कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी हम लिखेंगे कि 5 किलोमीटर, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है और वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है या साउथ डायरेक्शन में गई है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो मीटर, और इसका SI यूनिट भी मीटर ही होता है, यानी दोनों को मीटर में ही मेज़र किया जाता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो A से B तक जाता है और 3 मीटर की दूरी तय करता है, और B से C को जाता है और यहाँ डिस्टेंस 4 मीटर है, 4 मीटर की दूरी तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? A to B और B to C जाने में जितनी दूरी तय हुई, यानी 3 + 4 7 मीटर हो गया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसका शॉर्टेस्ट रास्ता निकालेंगे। शॉर्टेस्ट रास्ता जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ऐसे और ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसका शॉर्टेस्ट रास्ता ये होगा, है ना, C to A या A to C। तो जब ये शॉर्टेस्ट रास्ता निकालेंगे तो फिर इसके लिए जो मैथ का फार्मूला है वो लगा देंगे, तो 3² + 4² हो जाएगा, है ना। और जो बेस है उसका
और परपेंडिकुलर का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा 25, और 25 का फिर x जो है 5 हो जाएगा, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। दीदी, व्हाट इज़ स्पीड एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। अब इसके बाद हम स्पीड देख लेते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ज्ञान, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और जो डिस्टेंस कवर होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा और प्रति इकाई टाइम में, पर यूनिट, इसको याद रखिए, पर यूनिट टाइम मतलब एक इकाई टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट, एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। ये बोलचाल की भाषा में हम स्पीड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये गाड़ी की स्पीड इतनी है, ट्रेन की स्पीड इतनी है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, डायरेक्शन जो है वो नहीं होगा, ये याद रखना आपको। तो ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर पर सेकेंड में मेज़र करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विथ ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ दिया हुआ है कि ज़्यादातर मामलों में हम जो डे टू डे लाइफ में कहीं आते जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या यूनिफॉर्म होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म का तो मतलब आप समझते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब तो ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रही है, तो मान लो कोई ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 3 घंटे में 30 किलोमीटर, है ना। तो ये फिक्स है कि 1 घंटे में 10, अगले भी 1 घंटे में 10 और जाएगी, फिर उसके अगले में 10। तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन क्या हम डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड में जाते हैं? नहीं। घर से निकले, हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, आगे क्या हुआ कि जाम आ गया या आगे काफ़ी भीड़ है, तो क्या होता है फिर हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। पहले घंटे में मान लो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे, फिर अगले में 10, फिर अगले में सड़क खाली मिल गई तो 30, है ना। तो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म नहीं है ये स्पीड। तो इसको हमारे दैनिक जीवन में भी यही होता है, यहाँ मोस्ट ऑफ द कंडीशन यही होता है, यही बात यहाँ दी हुई है। इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन एन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विथ ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस वे। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड किस तरह से लिखते हैं, तो एवरेज में आप एवरेज निकालते होंगे मैथ में भी, और डे टू डे लाइफ में भी हम एवरेज का प्रयोग करते हैं। तो एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ दो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जा रही है और उसने जितने डिस्टेंस कवर किए सबको जोड़ना है, और उसको जितना उसमें टाइम लगा उससे डिवाइड कर देना है, यानी एवरेज स्पीड v इक्वल टू S/T। इसको याद रखना है। S जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया, T हो गया टाइम टेकन, जितना भी उसमें टाइम लगा। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपको साइड में ये दिख रही है, इसको देख के भी आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर ये जो आपको दिख रहा है ये, या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहला देखिए कि इसमें डिस्टेंस टाइम
डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है और टाइम यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है, वाई पर डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ जो है इसमें बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। तो सीधी लाइन जाने का क्या मतलब है, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है, यानी अब देखिए 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर रहा है दूसरे घंटे में भी उतनी, तीसरे में। तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधी जा रही है, मतलब फिक्स है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर, अगले में 20, फिर उसके अगले में 20। तो इस तरीके से वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा और इसकी लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जो दूसरा है, दूसरे चित्र में देखिए कि डिस्टेंस और टाइम का जो एक्स और वाई एक्सिस दिखाया गया, उसमें एक्स के पैरेलल है ना, एक्स के पैरेलल चल रही है ये लाइन, बिल्कुल समानांतर चल रही है। तो इसका मतलब है इसमें टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है ना, रुकी हुई है। तो आप इसको भी अच्छी तरह से याद रखें कि जब आपको पैरेलल लाइन आपको दिखे तो वो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो रुकी हुई है, रेस्ट में है। अब तीसरा जो चित्र है इसमें है देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी इसमें कुछ फिक्स नहीं है। पहले घंटे में 10 किलोमीटर, भीड़ हो गई तो फिर थोड़ा कम हो गया, फिर भीड़ हटी, सड़क खाली है तो फिर तेज़, इस तरह से ये घट बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से तो ये आई थी तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे कर्व हो रही है। इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है ना। तो कम ज़्यादा ऐसी स्पीड हो रही है, इस ग्राफ को देखने से यही लग रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर है पहला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर बताना है। तो आप ऊपर चलते हैं, डिस्टेंस दोनों की पहले तो डेफिनेशन दे दीजिए दोनों की। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, ये डेफिनेशन दीजिए और इसकी क्वांटिटी बताइए, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। फिर इसका एसआई यूनिट बताइए एज पर एसआई सिस्टम, ये इसका यूनिट मीटर हो गया। और अब डिस्प्लेसमेंट का बताना है। डिस्प्लेसमेंट का लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसकी क्वांटिटी भी बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट भी बता देंगे। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज तो आपको देखिए यहीं लिखा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी जितना डिस्टेंस टोटल इसने कवर किया और जितना इसको टोटल टाइम लगा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 20 मीटर एक बार गया, दूसरी बार में भी 20 मीटर गया, तो 20 + 20 है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और नीचे है टाइम, तो टाइम कितना लगा, पहली बारी में 5 सेकेंड और दूसरी में 3, तो 5 + 3 कितना हो गया, 20 और 20 40/8। इसको जब हम काटेंगे 8 5 जा 40, तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। स्पीड को डिफाइन कीजिए और इसका एसआई यूनिट लिखिए। तो ये भी आपको यही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप ये भी लिख दीजिए और इसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड, ये लिख देंगे। ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी विच वन इज मूविंग फास्टर। जो ये ग्राफ दिया हुआ है तो आपको बताना है कि कौन सबसे तेज चल रहा है। इसमें
इसमें देखिए सबसे पहले ए है, सी है और बी है। ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस का ग्राफ है, ये डिस्टेंस जो है इस एक्सिस पर है और टाइम नीचे है ना, टाइम एक्स पर है, ये वाई पर है। तो आप देखिए सबसे पहले तो ए सबसे ऊपर है ना, यानी कि इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। और इसका टाइम देखिए, टाइम मैं ऐसे हाथ से बना रही हूँ, आप देख के समझिएगा। सी जो है वो यहाँ तक और बी जो है वो यहाँ तक। इसको आप सही से कर लीजिएगा पेन से। तो अब आप देखिए सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर ये है ना, यानी कि इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। और उसके बाद फिर सी है ना, जिसका कोण सबसे कम होगा। तो ये बीच का एंगल है ना, ये बीच का एंगल देखिए। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसने कवर किया, फिर उसके बाद सी ने किया और फिर उसके बाद बी ने किया है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हो गई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आई है तो अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें। थैंक यू।